ये है कि हॉस्पिटल केयर के सबसे पहले हम हमारे पास पेशेंट आते हैं एनस्टेमी के साथ या स्टेमी के साथ, तो हम उसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं कि देनी है या नहीं देनी। ठीक हो गया। तो अब इसमें गाइडलाइंस में क्या है कि पेशेंट इस और कंफर्म्ड हाइपॉक्सिया है तो आपने देना है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर लेस देन 90% है, ठीक है, तो हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इसको देंगे, या फिर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तो देंगे। अगर ऑक्सीजन सिचुएशन मोर देन 90% है तो क्लास 3 है, यानी ऑक्सीजन देने का कोई बेनिफिट नहीं है और वो कोई कार्डियोवास्कुलर आउटकम्स को ज़्यादा नहीं करेगी। तो सिर्फ हमारे पास हमने कब देनी है ऑक्सीजन, जब हमारी ऑक्सीजन सिचुएशन लेस देन 90% हो या रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो। नाइट्रेट्स ज़ाहिर बात है हम किस लिए देते हैं, पेन रिलीफ के लिए देते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ ज़्यादा कर देती है, डिमांड कम कर देती है। ठीक है, ये दूसरा इसका ये है कि एंडोथेलियम इंडिपेंडेंट है, यानी आपका अगर एंडोथेलियम डैमेज भी हो गया तब भी ये वेजोडाइलेशन काज करेगी, क्योंकि ये क्या करती है, स्मूथ मसल पे करती है। ठीक हो गया। ये भी एमसीक्यू अक्सर आता है कि नाइट्रेट्स कहाँ पे जाके एक्ट करती है, ये स्मूथ मसल पे एक्ट करती है। ठीक है, ये माइकार्डियल ब्लड फ्लो भी ज़्यादा करती है और माइकार्डियल डिमांड भी कम करती है। डिमांड कैसे करेगी कि विनो डायलेशन करेगी, प्रीलोड कम होगा। इसी तरह आर्टेरियो डायलेशन करेगी तो आफ्टर लोड कम होगा। तो माइकार्डियल डिमांड, जाहिर बात है, प्रीलोड आफ्टर लोड कम होगा, हार्ट को काम कम करना पड़ेगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी और दोनों से एमआई जो है वो इम्प्रूव होगा, पेन इम्प्रूव होगा। डोजिंग क्या है, सबलिंगुअल ये स्प्रे हम कैसे दे सकते हैं, 0.4 mg। ठीक है, क्या कैसे गए, आफ्टर एवरी 5 मिनट्स रिपीट करेंगे और अप टू 3 टाइम्स। IV उसी तरह है, हम 10 टू नाइट्रोग्लिसरीन जो है 10 to 20 माइक पर मिनट और एवरी 5 मिनट टाइट्रेट करेंगे। टॉपिकल पेचेस की फॉर्म में भी हम दे सकते हैं, या नाइट्रो पेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, और ओरल दे सकते हैं। ओरल हमारे पास क्या है, आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट। डिफरेंस क्या है, जो डाइनाइट्रेट है वो हमें TDS देनी पड़ती है और जो मोनोनाइट्रेट है वो सिंगल डोज में होते हैं डेली में। ठीक है, इसकी डोज है 30 to 120 mg और इसकी 10 to 40 mg, मतलब वैसे 3 टाइम्स है। ये 10 है तो उसकी मिनिमम 30 है, इसकी 40 है तो उसकी 3 टाइम्स 120 mg है। काउंटर इंडिकेशन वही है कि आपके पास हाइपोटेंशन ना हो, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100 है या पल्स लेस देन 50 है तो आपने नहीं देनी। हाइपरसेंसिटिविटी अगर पेशेंट्स को नाइट्रेट्स को तो नहीं देनी। और दूसरा एक MCQ ये आता है कि फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर्स की कितनी देर के बाद नहीं देनी। तो अगर आपने सिल्डेनाफिल, वर्डेनाफिल या टेडेलाफिल ली है तो उसके 24 आवर में नहीं देनी, मतलब आपने 24 आवर के बाद ही नाइट्रेट्स देने हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं डेथ, MI और कार्डियरिक्स तीनों। ठीक है, बिटवीन डे 2 to डे 15। क्यों, टेकेरिथमियास को कम करके। इसके अलावा ये इन्फेक्शन कम करते हैं और VFib को कम करते हैं, इसलिए इनका प्रोटेक्टिव बेनिफिट है। इनको हमें क्या करना होगा कि पहले डे पे स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इन पेशेंट में नहीं देंगे। ये हम फाइंडिंग्स हमारे पास किस ट्रायल के थ्रू आई है, कॉमेट CCS के, कि अगर पेशेंट है उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100 है, हार्ट रेट लेस देन मोर देन 110 है और एज मोर देन 70 है तो उसमें हम ये नहीं देंगे। हार्ट रेट 110 की से ज़्यादा का मतलब है कि पेशेंट इस वक्त शॉक में है और ये टेकिकार्डिया जो है वो कंपनसेट करेगा। हम इसको एब्लेट कर देते हैं तो क्या होगा कि वो जो शॉक है वो वर्सल हो जाएगा। ठीक है, साइनस टेकिकार्डिया में क्यों नहीं देना, क्योंकि ये प्री शॉक स्टेट है। तो 3 चीज़ें हो गई, डिक्रीज BP, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100, हार्ट रेट ज़्यादा और एज मोर देन 70। तो इसमें अवॉइड करेंगे। एनल हमारे पास एनाल्जेसिक्स में क्या है, मॉर्फिन है। मॉर्फिन क्या करती है, एज एंग्जाइलिटिक भी यूज़ होती है, एनाल्जेसिक भी, और ये विनोडाइलेशन भी वो करती है, काज करती है, जिसकी वजह से प्रीलोड कम होता है, डिमांड कम हो जाती है। ठीक, इट कैन बी कंसिडर्ड इन पेशेंट जिनका कंटिन्यूड चेस्ट पेन हो। ठीक है, कब आपने मैक्सिमम टॉलरेटेड बीटा ब्लॉकर भी दे दिए हैं, नाइट्रेट्स भी दे दिए हैं, फिर भी पेन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, मॉर्फिन दे देंगे। ठीक है, और डोज क्या है 1 to 5 mg आप IV दे सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो क्रूसेड रजिस्ट्री है उसमें हमें क्या रिजल्ट्स मिले थे कि मॉर्फिन अगर हम एनस्टेम ACS में यूज़ करते हैं तो वो इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी में क्या हुआ था, पेशेंट्स में इन हॉस्पिटल मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गई थी। हमारे पास क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन है, हमने कहा था किस में करना है, RV इन्फेक्शन अगर हो तो नहीं देना। ठीक है, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 हो जाए, ठीक है, हाँ, या चेंज इन सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 30 mm का डिफरेंस आ जाए, मतलब अगर आपने दिया 140 है और 110 से 105 तक आ गया, मतलब 30 से ज़्यादा कम हो गया तो आप स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और टेकीफाइलेक्सिस में भी नहीं, और दूसरा ये है कि इसकी वजह से टेकीफाइलेक्सिस हो जाता है कितने 24 आवर्स के बाद।
मार्फिन जो है, मार्फिन का एक वो ये है कि ये ओरल P2Y12 की एक्शन को कम कर देती है, ठीक है, ये उसकी जो एब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देती है। तो ये भी MCQ अक्सर आता है कि P2Y12 की एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से कम हो सकती है, मार्फिन या मार्फिन हम दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। सिमिलरली फेंटानिल का भी यही है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि हम एंटीप्लेटलेट्स देते हैं, ठीक है। एंटीप्लेटलेट्स में अब हमारे पास देखें क्या है, ये हमारा प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स में हमारे डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर है, ठीक है, P2Y12 रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और ग्लाइकोट्यूबिन 2B3 रिसेप्टर्स हैं। इन तीनों पे डिफरेंट ड्रग्स एक्ट करते हैं। जो एस्प्रिन है हमारी, वो हमारी थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करती है और साइक्लोऑक्सीजनेज के मैकेनिज्म को इनहिबिट करती है। जो हमारे P2Y12 इनहिबिटर्स हैं उनमें हमारे पास ये क्लोपिडोग्रिल, प्रेसोग्रिल और टिकाग्रिलोर और कैनाग्रिलोर है। ये क्या करते हैं, P2Y12 में क्या होता है कि ADP बाइंड करता है इस पे P2Y12 के साथ आके, और वो क्या करता है, प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है और प्लेटलेट की एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। जब इसको ये ड्रग्स हैं ये P2Y12 रिसेप्टर पे बाइंड कर देती हैं और ADP को नहीं बाइंड करने देती। ADP बाइंड नहीं होती तो प्लेटलेट की एक्टिवेशन ही नहीं होती, तो आगे इसकी एग्रीगेशन नहीं होती। ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, प्लेटलेट की एग्रीगेशन करते हैं। किस तरह कि दो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 रिसेप्टर फाइब्रिनोजिन के ज़रिए प्लेटलेट्स को आपस में अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट क्या होते हैं, एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं। और जो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 एगोनिस्ट हैं, एंटागोनिस्ट हैं, वो इनको इनहिबिट करते हैं और प्लेटलेट के एग्रीगेशन को नहीं होने देते। कुछ ड्रग्स हैं वो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं, जिसमें क्या है, विरेक्सपार है। एस्प्रिन जो है, एस्प्रिन क्या करती है, रिड्यूस करती है कंबाइंड एंड पॉइंट ऑफ डेथ को भी कम करती है और नॉन फैटल MI को भी बाय 50%। मैकेनिज्म क्या है कि COX-1 इनहिबिटर है और इरिवर्सिबल एसिटाइलेशन करती है COX-1 की, ठीक है। मतलब जब ये बाइंड कर देती है एक दफ़ा तो इसकी जो एसिटाइलेशन होती है इरिवर्सिबल है, तो जब तक प्लेटलेट की हाफ लाइफ है तब तक इसका असर रहेगा, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कितने तक होता है, 7 से 10 दिन तक, जो कि प्लेटलेट की हाफ लाइफ होती है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसका इमीडिएट इफेक्ट होता है, यानी ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है उसको विदिन 15 मिनट्स बाइंड में इनहिबिट कर लेती है, और इसके जो मेजरेबल प्लेटलेट इनहिबिशन है वो विदिन 60 मिनट्स स्टार्ट हो जाता है, आपको उसके इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है, ठीक हो गया। इसके इमीडिएट इफेक्ट है लेकिन प्रोलॉन्ग इफेक्ट है। डोज क्या है कि हमने इसको कितने दिन 160 to 325 mg लोड करना है, ठीक है, नॉन इंटेरिक कोटेड और च्यू करना है और swallow करना है। मेंटेनेंस डोज क्या है, 75 to 100 mg और इंडेफिनेट। ट्रायल ने ये शो किया है कि जो हायर डोज और लो डोज के आपस में कंपैरिजन है तो उसमें डेथ, स्ट्रोक या MI में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन जे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो इसलिए लो डोज इसकी मेंटेनेंस है, हाई डोज इसकी नहीं दी जाती। एक और है, कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें एस्पिरिन एलर्जी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लोपिडोग्रिल देते हैं और एस्पिरिन डिसेंसिटाइजेशन करते हैं। ये एस्पिरिन डिसेंसिटाइजेशन है, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टेमी के साथ में उसमें डिस्कस करेंगे। अब जो P212 इनहिबिटर हैं ये क्या है, ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। ये दो किस्म के होते हैं, ओरल हैं और IV हैं, ठीक है। IV में सिर्फ हमारे पास एक ही ड्रग है, कैनाग्रिलोर। इसका मैकेनिज्म क्या है, रिवर्सेबल है और ये 90% प्लेटलेट इनहिबिशन करती है, यानी अगर हमारे पास 100 प्लेटलेट्स हैं तो ये 90 को इनहिबिट कर देगी, लेकिन इसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट है, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। ओरल हमारे पास फिर दो हैं, एक इनेक्टिव है और एक्टिव है। इनेक्टिव ऐसे हैं कि वो पहले लीवर में जाके उनको एक्टिवेट करते हैं और उसके बाद फिर वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अचीव करते हैं। जो एक्टिव होते हैं वो प्रो ड्रग नहीं होती, एक्टिव मेटाबोलाइट होता है और वो डायरेक्ट जाके रिसेप्टर को इनहिबिट कर देते हैं। इनेक्टिव में हमारे पास क्या है, क्लोपिडोग्रिल और प्रेसोग्रिल, और एक्टिव में हमारे पास क्या है, टिकाग्रिलोर है। क्लोपिडोग्रिल क्या होता है कि इसमें देखिए अगर हम 100% ड्रग दे दें तो सिर्फ 50% जाके एक्टिवेट होती है, जबकि जो प्रेसोग्रिल है वो 100% होती है। तो इसी वजह से जो प्रेसोग्रिल है वो मोर पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लोपिडोग्रिल। तो क्लोपिडोग्रिल हमारी क्या करती है, 35% इनहिबिशन करती है प्लेटलेट एग्रीगेशन की, जबकि जो प्रेसोग्रिल और टिकाग्रिलोर है ये दोनों 75% इनहिबिशन करते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए ये दोनों मोर पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू क्लोपिडोग्रिल। प्रेसोग्रिल इसलिए है क्योंकि ये 100 की 100% एक्टिवेट हो जाती है, और टिकाग्रिलोर है कि वो पहले से ही एक्टिव मटेरियल में होती है तो वो डायरेक्टली जाके बाइंड कर देती है, ठीक हो गया। तो इसका जो है इन दोनों की 75% प्लेटलेट इनहिबिशन है और उसकी सिर्फ 35% है, और वो दोनों जो है वो इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं, वो भी मतलब प्लेटलेट
के साथ जब तक उसकी हाफ लाइफ है उस तक रहते हैं, जबकि जो टिकाग्रिलोर है वो रिवर्सेबल होती है और वो जल्दी डिटैच हो जाती है। ठीक है, इसका इफेक्ट तब तक होता है जब तक वो उसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड रहती है। तो क्लोपिडोग्रिल और प्रेसोग्रिल हमारे पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर हैं, और जो टिकाग्रिल हो रहा है वो हमारे पास रिवर्सेबल है। और प्रेसोग्रिल और टिकाग्रिल 75% प्लेटलेट इनहिबिशन करते हैं, जबकि क्लोपिडोग्रिल सिर्फ 35% करती है। क्लोपिडोग्रिल की लोडिंग डोज क्या होती है? 300 to 600 mg। 300 mg में जो हमारा इफेक्ट है वो तकरीबन 2 घंटे बाद आना शुरू हो जाता है। और 600 का फ़ायदा ये है कि एक्शन क्या होता है, ज़्यादा रैपिड होता है। यानी एस्प्रिन का इफेक्ट हमें विद इन 1 आवर मिलने शुरू हो गया था, और जो क्लोपिडोग्रिल है उसका इफेक्ट हमें 2 आवर्स के बाद मिलता है। ठीक है, अगर हम कैबेज करना है हमने, तो हम इसको विदाउट कितने दिन करेंगे? 5 दिन के लिए करेंगे। लेकिन अगर क्रिटिकल एलईडी है या ऑनगोइंग इस्कीमिया है तो 3 डेज़ या एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए हम इसको स्टॉप करेंगे। इसके ट्रायल्स क्या क्या हैं? एक है क्यूरेट ट्रायल और एक है क्रीडो ट्रायल। जो क्यूरेट ट्रायल है इसमें क्या था कि कोई भी रिवास्कुलराइजेशन स्ट्रेटजी वो की, लेकिन तो इसमें क्या हुआ कि 20% रिडक्शन इसने की क्लोपिडोग्रिल के साथ डेथ में, नॉन फेटल एमआई में, लो रिस्क में भी और हाई रिस्क पेशेंट में भी। यानी अगर आप जो भी रिवास्कुलराइजेशन स्ट्रेटजी करते हैं तो जो क्लोपिडोग्रिल है उसके देने से 20% रिडक्शन होती है कार्डियोवास्कुलर डेथ में और नॉन फेटल एमआई में। लेकिन इसका ये है कि मेजर ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू एस्प्रिन। मतलब एस्प्रिन में ब्लीडिंग का रिस्क 2.7% है, तो इसमें 3.7। तो के ट्रायल में ये था कि ये रिड्यूस करती है सीवी डेथ, लेकिन ब्लीडिंग को ज़्यादा कर देती है। जो क्रीडो ट्रायल है उसमें ये था कि 300 mg लोडिंग फॉलोड बाय 1 ईयर ऑफ 75 mg फॉलोइंग PCI, 26.9% रिलेटिव रिडक्शन थी डेथ, नॉन फेटल एमएलआई और स्ट्रोक में 1 ईयर पे, कंपेयर टू 1 मंथ ऑफ मेंटेनेंस थेरेपी। यानी जो हमारी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, या जब से मतलब हम ये कहते हैं कि 12 मंथ्स के लिए यूज़ करनी है मेंटेनेंस डोज, वो किस बेस पे थी? क्रीडो ट्रायल पे, कि जो हम लोड करने के बाद अगर हम 1 मंथ देते हैं, ठीक है, क्यूलेटिंग डोज की बजाय, और लोडिंग करके हम 1 ईयर के लिए देते हैं, तो क्या था कि 27% मोर रिडक्शन थी डेथ में और नॉन फेटल एमआई में। दूसरी ड्रग हमारे पास क्या है?